लोहे की रॉड उसकी प्राइवेट पार्ट्स में डाली गई थी। आज भी हिंदुस्तान के हार्टलैंड्स में महिलाओं को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पिला के घर के कुओं में फेंक दिया जाता है। अंधेरा होते ही कोई सेक्सुअल असॉल्ट्स के केसेस होते हैं, तो उसने क्या पहना था, वो इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? अरे वो भी वर्क फोर्स का पार्ट है, वो भी अपना काम कर रही है, वो भी अपनी एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी बना रही है, वो भी देश के निर्माण में योगदान दे रही है। तो वो क्या कर रही थी रात को? ये सवाल क्यों होने चाहिए? एक्चुअली नमन जी, मेरा ऐसा मानना है कि आप सही नहीं कह रहे हैं, और आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट यहाँ करना चाहूंगी। कितने परिवारों को आप जानते हैं नमन जी, जहां महिला इज द प्रिंसिपल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली? लेट्स ट्राई एंड गो टू द रूट ऑफ इट। ये अब्यूज हिंदुस्तान में कानूनों का सबसे ज्यादा क्यों हो पा रहा है? अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया है, खासकर हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। आप लोगों ने हमें काफ़ी प्यार दिया है और इसलिए अब हम 10,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ हैं और 2 लाख से ऊपर व्यूज़ पार करने वाले हैं। इसी कड़ी में हमने सोचा क्यों ना हम आप तक देश के एक्सपर्ट्स को लाएं, ताकि हम आपको एक्सपर्ट्स ओपिनियन दिला सकें, चाहे वो ऑनरेबल जजेस हों, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स हों, या देश के हर मुद्दे पे बोलने वाले खास एक्सपर्ट्स हों। तो अब हम उनको आपके बीच में लाएंगे और इसी कड़ी में शुरुआत कर रहे हैं आज से। आज हमने बुलाया है देश की सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट को, ऐश्वर्या भाटी जी को। उनका इंट्रोडक्शन दूंगा, उससे पहले मैं आपको आज इस मुद्दे का इंट्रोडक्शन दे दूं। आज हम बात कर रहे हैं फॉल्स केसेस फाइल्ड बाय द वुमेन। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की बात उठती है और होना भी चाहिए, और अगर कोई महिला के साथ अपराध करता है तो उसे कानून सजा देता है। आफ्टर निर्भया केस और भी कानून स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, परंतु आपने ये भी देखा होगा कि आजकल महिलाएं कुछ फॉल्स केसेस भी फाइल करती है। कुछ महिलाएं, चंद महिलाएं आई वुड से, फॉल्स केसेस फाइल करती है, जिसके कारण से जो पुरुष होते हैं उनको काफ़ी हद तक मेंटल हैरेसमेंट होता है। और आजकल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और देश की वेरियस हाई कोर्ट्स ने इस बात पे कड़ा रुख अपनाया है और बोला है कि इन फॉल्स केसेस को रोकना बहुत ज़रूरी है। चाहे 498 हो, दहेज के मामले हो जहाँ पे पूरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और पूरे परिवार को खींचा जाता है, या फिर शादी के झांसे में लाने पे जो रेप के एलिगेशन होते हैं वो मुद्दे हों। तो हमने जानना चाहा एक महिला से जो खुद सीनियर एडवोकेट हैं, उनका दृष्टिकोण कि ऐसे केसेस क्यों फाइल होते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है, और पुरुषों को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपनी सेफ्टी रख सकें कि उनके खिलाफ कोई गलत केस फाइल ना हो। क्या पुलिस का रोल है इसमें इन्वेस्टिगेशन में, और क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर डिसीजन दिया है, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे आज के हमारे गेस्ट से। आज के हमारे अतिथि हैं वो है ऐश्वर्या सिंह जी भाटी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सीनियर एडवोकेट हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। वे साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने देश में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, जैसे पुरुषों के राइट के लिए, महिलाओं के राइट के लिए, चिल्ड्रन राइट के लिए, और यहाँ तक कि अभी हाल ही में आया लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें देश की महिला जो अफसर्स हैं, जो नेवी में हैं, आर्मी में हैं, उनके लिए परमानेंट कमीशन का जो मुद्दा उठा था, उस पर बखूबी आपने पैरवी की थी। तो चलिए उनसे सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज लीगल शॉर्ट्स चैनल में। लीगल शॉर्ट्स वो चैनल है मैम जहां पे हम आम जनता से जुड़ते हैं, उनको जटिल कानूनों को सिंपल भाषा में हम एक्सप्लेन करते हैं आम आदमी को, और देश के वरिष्ठतम अधिवक्ताओं और ऑनरेबल जजेस को जनता से जोड़ने का एक हमारा एक उद्देश्य है मैम। और इस कड़ी में मुझे बहुत खुशी होती है मैम बताने के लिए कि आज हम ये शुरुआत कर रहे हैं और पहले हमारे गेस्ट मैम आप ही हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस चैनल मैम। तो मैम आज अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा इशू है वो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है मैम। जो लॉ इस देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है, कुछ महिलाएं, आई वुड से ऑब्वियसली नॉट ऑल, बट कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके कारण से उस जो लॉ एज अ उनको एक प्रोटेक्शन के लिए दिया गया था, वो अब एज अ वेपन बनकर आ रहा है। इट्स अ टूल। I remember मैम वेरी रिसेंटली ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट हैज ग्रांटेड अ बेल टू हेल्थ वर्कर, जहां पे उस हेल्थ वर्कर पे एक ये एलिगेशन थे कि जब वो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए लेडी के घर गया, सो वहां देयर वाज एन एलिगेशन ऑफ रेप एंड हिज बेल एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड ट्वाइस, बट अल्टीमेटली द प्रोसिक्यूटर्स गेव एन एफिडेविट बिफोर दिस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला कि ऐसा कुछ था ही नहीं, इट वाज कंसेंसुअल, बट एंड द प्रिटेक्स्ट ऑफ रिलेटिव्स आई लॉस्ट दिस
कंप्लेंट। जब इस तरह के मामले उठते हैं तो इस मामले को डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या हम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्या इस देश में फॉल्स केसेस जो महिलाओं द्वारा फाइल किए जाते हैं, नॉट ओनली इन रेप बट इन द डॉरी केसेस और जो घरेलू हिंसा है, क्या ऐसा है? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट मैम? सो योर ओपनिंग रिमार्क्स, ओवर टू यू मैम। थैंक यू और नमस्कार आपको सभी को, नमन जी आपको और आपके सब जो लिसनर्स हैं उनको। पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपका ये इनिशिएटिव इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई थिंक कानून को आसान भाषा में सिटीजन्स तक पहुंचाना और उनकी क्वेश्चंस को आंसर करना, संवेदनशील और जटिल कानून, क्योंकि कानून प्रॉब्लम ये है कि कानूनी लैंग्वेज कई बार इतनी जटिल हो जाती है कि आम आदमी की समझने में प्रॉब्लम होती है। So great initiative. In fact, it's a privilege for me to be part of this initiative. अब आपने जो सवाल किया, सही कहा आपने, इशू काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, काफी इम्पोर्टेंट भी है और इसके बारे में काफी डिस्कशन चल रहा है। पिछले पूरे एक दशक से इस इशू पे डिस्कशन चल रहा है। मिसयूज ऑफ विमेन स्पेशल लॉज। देखिए, विमेन के लिए जो स्पेशल लॉज बने हैं ये आर्टिकल 15 संविधान से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुस्तान में ही महिलाओं के लिए स्पेशल कानून है, दुनिया के हर देश में महिलाओं के लिए स्पेशल कानून है। बल्कि बहुत ही कम ऐसे केस हैं जहां सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में मेल्स को भी एज विक्टिम माना जाता है, महिलाओं को ही विक्टिम माना जाता है। रेप तो एक्सक्लूसिवली इट्स एन ऑफेंस दैट कैन बी कमिटेड ओनली अगेंस्ट वुमेन। हालांकि बदलाव आ रहा है। हमने देखा कि पॉक्सो में जैसे जेंडर न्यूट्रल हो गया ये कानून। मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड लेकर रही हूँ कि आज के हमारे डिस्कशन के लिए ये जरूरी है समझना कि क्या ट्रेंड है इस तरह के विमेन स्पेशल लॉज का। देखिए, और महिलाओं के अगेंस्ट में जो ये महिलाओं के फेवर के लिए जो कानून बनते हैं, यूनाइटेड नेशंस का ऐसा मानना है कि जो महिलाओं के अगेंस्ट में ऑफेंसेस होते हैं उनका कारण कहीं ना कहीं अनइक्वल पावर इक्वेशंस बिटवीन मेन एंड विमेन जो सदियों से चली आ रही है। ये इसका बीज पेट्रियार्कल माइंडसेट, पेट्रियार्कल स्टीरियोटाइप्स में है जो दुनिया में सब जगह है। देखिए, अब जहां तक मिसयूज की बात आती है तो मिसयूज डेफिनेटली हो रहा है। कोई इस बात से मना नहीं कर सकता कि जो महिलाओं के स्पेशल कानून है उसमें कोई मिसयूज नहीं हो रहा। उनका बहुत मिसयूज, एब्यूज, अपना मतलब सीधा करने के लिए, अपने बदला लेने के लिए या किसी तरह का कोई बेनिफिट उठाने के लिए या आर्म ट्विस्ट करने के लिए, लाइक और एज अ नेगोशिएटिंग टेक्निक, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स तक ऐसे हुए। केरला हाईकोर्ट का आपने उदाहरण दिया, पर सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट्स हैं जहां उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया कि ये बहुत ही मिसयूज्ड कानून है और कुछ ना कुछ इन कानूनों को इनका एब्यूज खत्म करने के लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए। इनफैक्ट ऐसे ऑर्डर हुए भी थे। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच ने काफी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस दिए थे कि जहां पे मैट्रिमोनियल केसेस में डाउरी और क्रूअल्टी से रिलेटेड एफआईआर्स आती हैं और जहां फिजिकल क्रूअल्टी एक्चुअली नहीं है, वहां पे पहले एक कमेटी में जाना चाहिए जो कमेटी उसको एग्जामिन करे, क्योंकि मैट्रिमोनियल रिश्ता टूटते ही सब तरह की एफआईआर्स फाइल हो रही थी। पर मैं आपकी बात को पूरी तरह एब्यूज को मानते हुए भी आपको एक बात और आगाह कराना चाहूंगी। मैंने मेरे 2.5 दशक के लगभग के लिटिगेशन के एक्सपीरियंस में एक भी कानून ऐसा नहीं देखा जिसका एब्यूज नहीं होता, जिसका मिसयूज नहीं होता। देखिए, ये एक खाली कानूनों की ही बात नहीं है। हर चीज, हम जब से स्कूल में पढ़ते थे तब से ये डिबेट्स होती थी कि विज्ञान एक अभिशाप है या विज्ञान एक वरदान है। ये ही चीजें हम अब आज के टाइम में भी जो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये सुनते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ये सुनते हैं, जो क्लोनिंग हो रही है, डीएनए जीन क्लोनिंग हो रही है, इस सब जो नई चीज आती है उसके लिए भी हम ये सुनते हैं कि ये अभिशाप है या वरदान है। सोशल मीडिया के लिए हम ये सुन रहे हैं कि ये पूरी डिबेट है कि ये अभिशाप है या वरदान है। तो कोई चीज एब्यूज हो सकती है या एब्यूज हो रही है, उस बात पे उस चीज का मेरिट नहीं डिटरमिन होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर अस टू असेस दैट थिंग। इज माय स्ट्रॉन्ग व्यू ऑन दिस। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मर्डर के कानून भी एब्यूज होते हैं। आज का जो ट्रेंड हम देख रहे हैं वो ये है कि हर छोटे से छोटा बिजनेस ट्रांजैक्शन, पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, एज सून एज इट गोज बैड, criminal proceedings are initiated. Let's try and go to the root of it. ये abuse हिंदुस्तान में कानूनों का सबसे ज्यादा क्यों हो पा रहा है? मेरा स्ट्रांगली ऐसा मानना है नमन जी कि जो हमारे सिस्टम्स की डिलेज हैं,
जिन्होंने हमारे सिस्टम को टर्माइट्स की तरह अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया है, खासकर हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को। इतना रोबस्ट, डायनेमिक, स्ट्रॉन्ग हमारा सिस्टम है, जिसकी दुनिया में, पूरी दुनिया में जिसकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट बहुत हाई है, कि इंडिया का रूल ऑफ लॉ, इंडिया का जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज अमंग्स द बेस्ट इन क्लास इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके बावजूद जो हमारा पॉपुलेशन का प्रेशर, हमारा लिटिगेशन का प्रेशर, हमारे बहुत सारे, देखिए डिले अलग एक वो है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, पर डिलेज हमारे सिस्टम को टर्माइट्स की तरह खा रहे हैं। अब इस सिस्टम का पर्पस क्या था? जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का पर्पस यही था कि जो गलत केसेस हैं वो खारिज हो, वो गलत केसेस फेंक दिए जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि इवन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हर स्टेप पे असेस होता है। यू कैन फाइल फॉर क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर, you can file for discharge after framing of charges, you can at several stages। तो ये गलत केसेस को डील करने का जुडिशरी में पूरा प्रोसीजर, पूरा रूल ऑफ लॉ में लेट डाउन है। पर आज प्रॉब्लम ये है कि जो गलत केसेस हैं उससे बाहर निकलने में इंसान को इतने साल लग जाते हैं, इतने दशक लग जाते हैं, कि उसमें फिर कोई एनर्जी बाकी नहीं रहती कि वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, आईपीसी में सेक्शन है 200 साल से, आईपीसी का वो सेक्शन है कि आपके ऊपर अगर झूठा केस हुआ है तो आप उस आदमी पे वो केस खत्म होने के बाद में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर सकते हैं। परजुरी का सेक्शन है। पर फ्रैंकली नमन जी, अगेन आई मस्ट कन्फेस कि मेरे 2.5 दशक के लगभग के एक्सपीरियंस में मैंने एक भी केस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का नहीं देखा। तो प्रॉब्लम हमारे सिस्टम की डिलेज हैं और हम कानूनों की गलती ढूंढना चाह रहे हैं। I think that is where we need to have a little shift. So ma'am, as you said that recently Honorable Supreme Court of India has said कि false cases आ रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए। But मैंने कई judgments मैम Supreme Court of India के देखे हैं। I don't know whether it's right or wrong, but you will let us know मैम, कि कुछ judgment ऐसे हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर जो prosecutrix है उसका statement is more than enough, so 164 statement वो बहुत है, even though medical evidence doesn't corroborate with the story. So what do you think ma'am, is it the right analogy we are drawing, या आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मेडिकल एविडेंसेस की भी जरूरत होनी चाहिए? अदरवाइज इस तरीके से तो अगर कोई फॉल्स केस हुआ, ठीक है, बाद में जाके वो आप कॉम्प्रोमाइज के नाम पे कह दें या वो क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, बट जो सोशल रेपुटेशन जो डैमेज होती है उसको तो वापस कोई भी पर्सन नहीं ला पाएगा। सो डोंट यू थिंक मैम कि एक मेडिकल एविडेंस को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इक्वल टू 164 स्टेटमेंट में? अब नमन जी, इसको भी मेरे को आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाके समझाना पड़ेगा। देखिए, पिछले दशक में 15-20 साल पहले तक एक आम चीज होती थी कि वो रेप केसेस में 2 फिंगर टेस्ट हुआ करता था, जो एक बहुत ही अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, और कोई कंक्लूसिव उसका वो नहीं है। और वो 2 फिंगर टेस्ट होता था, इवन ऐसी महिलाओं पे होता था जो 4 बच्चों की माएं हैं, 5 बच्चों की माएं हैं, they've been married for 15 years, 10 years, couple of years. तो it was completely considered as useless to do that. देखिए, मेडिकल एविडेंस, अब रेप की डेफिनेशन निर्भया के केस के बाद में बदल गई है। जो अब रेप की डेफिनेशन है, that is not just the complete sexual act of the penetration inside the private parts of a woman. Now the definition of rape is touching anything on any, even other parts of a woman's body, including her mouth. So अब जो definition, and any object, it's not necessary that it should be the male private part, it can be even if she, क्योंकि निर्भया के केस में हमने देखा था कि लोहे की रॉड उसके प्राइवेट पार्ट्स में डाली गई थी, उसके कई चीजें उसको, मतलब वो तो that was another extreme। लेकिन उसके बाद जो रेप की डेफिनेशन के चेंज आया है, तो आज मेडिकल एविडेंस में कोई ऐसा तरीका नहीं है, अनलेस इट इज अ सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ यंगर चाइल्ड who is not habitual of sexual activity, then there is a medical evidence, and then there is, if it is a case of a, like I said, penetration of private parts or an attempt there, then you can get some medical evidence. Otherwise medical evidence रेप के केसेस में क्यों, और मैं आपको बताती हूँ, प्रोसिक्यूट्रिक्स का स्टेटमेंट को इतनी तवज्जो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए दी है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स इज ट्रीटेड एज एन इंजर्ड विटनेस, हर स्टेटस इज दैट ऑफ एन इंजर्ड विटनेस। थैंक गॉड हम शरिया लॉ फॉलो नहीं करते कि एक महिला का बयान सफिशिएंट नहीं है। वहां पे रेप के केसेस में भी हमें कम से कम 2 महिलाएं चाहिए या 1 पुरुष चाहिए, ये शरिया लॉ फॉलो करता है।
वी आर स्टिल अ कंट्री, हम अब्यूज की बात तो कर रहे हैं, रेप के केसेस की और इन विमेन स्पेसिफिक केसेस की, और अब्यूज का आंकड़ा बढ़ भी रहा है, काफी बड़ा है अब्यूज का आंकड़ा। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करेंगे कि सेक्सुअल असॉल्ट्स, रेप्स, अब्यूजेस जितने हो रहे हैं और फॉल्स केसेस कितने हो रहे हैं, तो आज भी आप देखेंगे कि एक वास्ट मेजॉरिटी है जहां women are still facing these sexual assaults, rapes and abuses in all forms, and unfortunately even in the four walls of places that are supposed to protect women. So domestic abuse, people who are in a position of power and authority and responsibility with that women, तो उस पोजीशन में जब a woman taking a stand that her dignity has been violated, she has been subjected to a sexual violence, and not giving any strength or credence to her statement would be completely antithetical to the rule of law, in my opinion. पर एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि प्रोसिक्यूट्रिक्स की स्टेटमेंट को पूरी तवज्जो तब दी जाती है जब प्रोसिक्यूट्रिक्स का एविडेंस कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है, जब वो कोजेंट होता है, जब वो फ्री ऑफ एनी इन्फॉर्मिटीज होता है। ऐसा नहीं है कि 164 का स्टेटमेंट ही फाइनल जजमेंट है, वो ही फाइनल माना जाएगा और उसमें जो उसने कह दिया वो फाइनल है। नहीं, शी इज सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। द रूल ऑफ लॉ allows that process of trial. The process of trial क्या है? To remove the chaff from the grain. So that whole process of removing the chaff from the grain is taking place. और अगर 164 के स्टेटमेंट में या प्रोसिक्यूट्रिक्स के बयानों में कॉन्ट्राडिक्शंस है, इन्फॉर्मिटीज हैं और कोई एविडेंस है जिससे आप उसको झूठा या उसकी लूप होल्स निकाल सकते हैं, तो प्रोसिक्यूट्रिक्स के एविडेंस को इट विल नॉट बी टेकन एज अ गॉस्पेल ट्रूथ। That is not the judgments of the Supreme Court. ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक भी जजमेंट नहीं है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स का एविडेंस अगर फुल ऑफ इंफॉर्मिटीज हो तो भी आप उसको गॉस्पेल ट्रूथ लें। नो, दैट इज नॉट द केस। और मेडिकल एविडेंस का जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत डिफिकल्ट है रेप के केसेस में, जहां देखिए फोर्सफुल असॉल्ट है, जहां पे गैंग रेप है, जहां पे आई थिंक मेडिकल से ज्यादा हमारे को साइंटिफिक एविडेंस पे जोर देना चाहिए। ये भी नमन जी, ये एक हमारा बड़ा लेक्यूना इन्वेस्टिगेशन का कि हिंदुस्तान में अभी भी हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में तो बहुत टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन आज भी इन्वेस्टिगेशन के तरीके हमारे बहुत प्रिमिटिव हैं, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है। अदरवाइज रेप के केस में अगर मेडिकल एविडेंस विक्टिम की बॉडी पे नहीं है तो भी अराउंड द क्राइम सीन, ऑन हर क्लोथ्स, समवेयर अराउंड, so you can find stains of bodily fluids and that can scientifically be connected back to the accused. अगर ये होने लगेगा इन्वेस्टिगेशन में तो ये this is going to make sure that we less and less false cases come in the system and more actual perpetrators of the crime are punished, which is what the rule of law has to be. Yes, ma'am. So, ma'am, as you say that 164 statement जो होता है वो confidence inspire करे, then the honorable courts can rely on that. So, ma'am, ऐसा और क्या है इस देश के कानून में जिससे I would say which are in the favor of men. I won't say that in the favor of men, but how to protect men from filing the false rape cases या dowry cases. क्या हमारे देश के कानून में, चाहे कोई भी कानून हो, IPC हो, पॉक्सो हो या किसी भी कानून में, इस तरह के कोई प्रावधान है जो इस देश के पुरुषों को कहीं ना कहीं हद तक बचाव करते हैं फॉल्स केसेस से? तो ऐसा अगर कुछ है तो अगर आप हमें बता सके मैम उसका। नमन जी, हर विमेन स्पेसिफिक कानून में उसके एब्यूज को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करी गई है। तो फॉल्स केसेस का जो प्रोविजंस हैं वो विमेन, जो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो केस है, जो लॉ है 2013 का, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, उसमें इसका प्रोविजन है, पॉक्सो में इसका प्रोविजन है फॉल्स केसेस का, और जहां स्पेसिफिक नहीं है वहां जनरल प्रोविजन है आईपीसी का जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को पनिशेबल बनाता है। देखिए, दो चीजें ब्रॉडली आईपीसी में है। एक तो है परजरी। परजरी ये होता है कि किसी ने कानूनी व्यवस्था के बीच में अगर गलत स्टेटमेंट दिया है, कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश करी, गलत गवाही दी है, गलत एफिडेविट दिया है, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कोई भी अगर उसने गलत झूठ बोला है, उसको अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो वो एक परजरी का केस बनता है।
कोर्ट का इंटरफेरेंस में। और दूसरा होता है जो ब्रॉड स्पेसिफिक प्रोविजन है, वो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी ने आप पे गलत केस किया है, मैलिफाइड और मैलिस से केस किया है, और वो केस झूठा पाया गया है, तो आप उसके बाद में उसके ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा कर सकते हैं। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए उसको इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, यू कैन आल्सो हैव अ कॉम्पनसेशन फ्रॉम दैट पर्सन ऑन दैट। और कई केसेस में ऐसा, जैसे केरला वाला भी आप कह रहे हैं, ऐसे केसेस में कोर्ट ने भी लिबर्टी उनको छोड़ी है कि क्रिमिनल तो आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर ही सकते हैं, आप सिविल दावा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रेपुटेशन को, आपका जो समाज में आपकी पोजीशन है उसको, अगर आपके काम को, क्योंकि अगर क्रिमिनल केस, ये महिलाओं के जो स्पेसिफिक कानून है ये सीरियस भी माने जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज ऑफेंसेस, इनफैक्ट आई थिंक ऑल ऑफ दीज ऑफेंसेस अपार्ट फ्रॉम मे बी वन और टू, ये सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। और ऐसे ऑफेंसेस में एफआईआर की स्टेज पे ही लिबर्टी गोज, और जैसे ही लिबर्टी जाएगी तो आपकी जो भी नौकरी है, आप जिस भी लाइवलीहुड में है, तो वो सब चीजें इम्पेयर होती है। तो जो भी नुकसान आपको हुआ है, you know that you can file a civil suit for the compensation of all the wrong that has been there। लेकिन एक चीज नमन जी, सिटीजन्स तो ये कर ही सकते हैं, लेकिन मैं आपके मीडियम के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हमें वकीलों का भी इसमें रोल एग्जामिन करना चाहिए। हम आंख बंद नहीं कर सकते कि हमारा क्या रोल है। हमारा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं फर्स्ट इंस्टेंस पे, तो उनके प्रॉब्लम्स को समझ के, अगर कोई मैट्रिमोनी खराब हो रही है, तो हमें उनको ये नहीं कहना चाहिए कि आप ये 5 एफआईआर कर दो, इसके ऊपर ये झूठे झूठे केस कर दो। आज तो हाल ये है कि मैंने कई जगह ऐसा देखा कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और डिस्कॉर्ड पे फादर इन लॉ पे रेप का केस हो रहा है, ब्रदर इन लॉ पे रेप का केस हो रहा है, हस्बैंड के ऊपर 377 का केस हो रहा है। 377 डिक्रिमिनलाइज हो गया है फॉर कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी, but it is still a criminal as far as other sexual activity which is against the course of nature is concerned। तो ये सारे केसेस हो रहे हैं। तो हमारा रोल, जब मैट्रिमोनियल क्लाइंट्स आते हैं या फिर एक कंसेंशुअल रिश्ता है, जो कंसेंशुअल रिश्ता लिव इन रिलेशनशिप है, 5 साल से आप उस इंसान के साथ रह रहे हो, लेकिन आपने जैसे ही आपकी रिलेशनशिप खराब हो रही है, तो आप ये केस करना चाहते हो कि ये तो रेप है और सालों से आपके साथ ये हो रहा है। तो आई थिंक हमारा रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम करेक्ट फैक्ट्स लाएं, अपने क्लाइंट्स को करेक्ट एडवाइस दें, ताकि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक हथियार की तरह यूज नहीं करें, बल्कि एक विंडिकेशन, एक जस्टिस डिलीवरी की तरह यूज करें। ओके मैम, सो मैम एज यू सेड कि वी कैन गो फॉर द मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, और या इसके अलावा और भी आईपीसी में जैसे 182 हो गया, 193 हो गया, इन प्रोविजंस का हम यूज करके डेफिनेटली ये कुछ टूल्स के आई कैन से जो हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं मैन को। सो मैम ये तो हो गई बात प्रोहिबिशन की। अब अगर मैं बात करूं प्रिवेंशन की, सो प्रोहिबिशन वर्सेस प्रिवेंशन के रूप में, फॉर एग्जांपल वेरी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट हैज सेड, दिल्ली वुमेन कमीशन को डायरेक्शन दिया है कि आप अपने यहाँ से ट्रेन्ड काउंसलर्स को सारे पुलिस स्टेशन में बैठाएं, ताकि जो भी रेप विक्टिम आए या जो भी वुमेन्स आ रही हैं कोई भी कंप्लेंट लेके, आप उनकी पहले काउंसलिंग करें। अगर आपको लगता है तो आप उनको प्रॉपर सिंपैथी देके उनकी कंप्लेंट लॉन्च करावें, लेकिन अगर आपको लगता है कि इट्स अ फॉल्स, तो यू शुड डिस्करेज द कंप्लेनेंट टू लॉज एंड एनी काइंड ऑफ एफआईआर। सो आजकल हमारे देश के हाई कोर्ट्स प्रिवेंटिव मेजर्स पे भी आ रही है, नॉट ओनली इन द प्रोहिबिशन। सो मैम क्यों ना, जब अगर आप जैसा आपने बोला कि आजकल 498 के एफआईआर में फादर एंड लॉ पे रेप के केसेस लग रहे हैं, ब्रदर इन लॉ पे लग रहे हैं, जैसे फॉरेन अगर हम जूरिस्प्रूडेंस देखें तो मैम वहाँ प्री नप्चुअल एग्रीमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान है। प्री नप्चुअल एग्रीमेंट जहाँ पे शादी से पहले ही सब हम लिखा पढ़ी करते हैं। 498 में अक्सर एलिगेशन लगते हैं कि हमने ये डोरी दी, वो ये आर्टिकल्स दिए, वो नहीं आए। सो डू यू थिंक कि इंडिया में अब प्री नप्चुअल एग्रीमेंट को लाने का टाइम आ गया है, या इस पे कुछ किया जाना चाहिए मैम? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नमन जी, देखिए, we should certainly move towards that direction. We should move that towards not just prenuptial agreement, but we should move towards gender neutral laws, gender neutral sexual harassment laws, gender neutral and religion neutral matrimonial laws, and we should move, matlab why should rape be an, it's ultimately about power play. These are offenses that stem from power play. इसमें
अनइक्वल पावर इक्वेशंस का सबसे बड़ा योगदान है। पर क्या हम हिंदुस्तान की रियलिटी को समझे बिना जो ये ट्रेंड्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज के, उनको हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? होना तो ही चाहिए, हमें उस दिशा में काम करना चाहिए, पर क्या आज हम तैयार हैं? आज नमन जी हमारे देश में जो मैट्रिमोनी से रिलेटेड मैटर्स हैं, आप देखेंगे कि कोई भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स या मैट्रिमोनियल कॉलम्स अगर आप देखेंगे ग्रूम्स एंड ब्राइड्स वांटेड के, वहां पे हमेशा आप देखेंगे कि the boy is earning handsomely in a very well qualified, working very well. लेकिन जैसे ही मैट्रिमोनी खराब होती है, he becomes a pauper, he has no money, he owns no property, all his property is owned by his parents or his brother or somebody. इतनी जल्दी सब चीज चेंज हो जाती है, क्योंकि अगर वो आप आज इनकम दिखाएगा जब मैट्रिमोनी खराब हो रही है, तो he will have to pay maintenance to the wife, he will have to make maintenance to the children, he will have to pay for their expenses. तो जहां डेवलप्ड कंट्रीज में प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट्स हैं, वहां पे सिस्टम ये है कि मैट्रिमनी में दोनों, किसी ने भी कितना भी कमाया हो, चाहे हस्बैंड ने कमाया हो चाहे वाइफ ने कमाया हो, एंटायर मैट्रिमनी का वो जब उनकी मैट्रिमनी टूटेगी तो वो 50-50% हो जाएगा और दोनों में डिवाइड हो जाएगा। उस 50-50% को ब्रीच करने के लिए ये प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट्स आए कि वो 50-50 नहीं करना चाहते, ताकि इन द इवेंट ऑफ अ ब्रेकडाउन, दैट इज हाउ दे वांट टू डू इट। लेकिन हिंदुस्तान की रियलिटी, डाउरी आज भी हमारे यहाँ है। डाउरी क्या, डाउरी डेथ्स आज भी हमारे यहाँ प्रेवलेंट है। आज भी हिंदुस्तान के हार्टलैंड्स में महिलाओं को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पिला के घर के कुओं में फेंक दिया जाता है, और केरोसिन के स्टोव से जल गई कि ये कह के रसोइयों में जला दिया जाता है। तो आज भी महिलाएं प्राइवेट पब्लिक स्पेसेस में अपना काम करने जाने के लिए सेफ नहीं फील करती। आई मीन अंधेरा होते ही कोई सेक्सुअल असॉल्ट्स के केसेस होते हैं तो उसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि उसने क्या पहना था, वो इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी। अरे वो भी वर्क फोर्स का पार्ट है, वो भी अपना काम कर रही है, वो भी अपनी एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी बना रही है, वो भी देश के निर्माण में योगदान दे रही है, अपने परिवार के निर्माण में योगदान दे रही है। तो वो क्या कर रही थी रात को, ये सवाल क्यों होने चाहिए? तो अभी बहुत बड़ा गैप है हमारे उस परफेक्ट पोजीशन में पहुंचने। और एक और चीज प्रॉब्लम देखिए, आज क्रूअल्टी की हम बात तो करते हैं, डाउरी की और डाउरी क्रूअल्टी और महिलाओं के अधिकारों के। मेरे ऑफिस में अगर महिलाएं आती हैं मैट्रिमोनियल मैटर्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए, या उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनके ऊपर क्रूअल्टी होती है, तो मुझे उनसे सबसे पहले ये पूछना पड़ता है कि आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपकी शादी किस रिलीजन में हुई है, क्योंकि पर्सनल लॉ गवर्न करता है हमारे शादी के कानून, हमारे किस तरह से वो महिला का ट्रीटमेंट होगा, बच्चों का ट्रीटमेंट होगा उस शादी में, क्या सक्सेशन के कानून होंगे, किस तरह से किस ग्राउंड को क्रूअल्टी माना जाएगा, ये सब चीजें हमारी पर्सनल लॉज गवर्न करती हैं। और बड़े कन्वीनियंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऑपोजिशन में खाली जो मैरिज से रिलेटेड कानून है और सक्सेशन से रिलेटेड कानून है, उनको रिलीजन ने अपने जकड़ में बना के रखा है ताकि महिलाओं पे पूरा कंट्रोल हो सके। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट सिचुएशन है। वी नीड टू फाइंड सॉल्यूशंस टू दीज। और अल्टीमेटली मैंने कहा ना, अल्टीमेटली तो आई वुड लाइक टू सी आवर कंट्री बिकमिंग all sexual offenses becoming gender neutral and religion neutral completely. Why should it be dependent on gender and religion at all? लेकिन उस अल्टीमेटली पे पहुंचने में हमें समय लगता है। सो मैम, एज यू से कि आजकल की जो महिलाएं हैं वो देश के निर्माण में योगदान दे रही है, और आज 21वीं सदी की जो महिलाएं हैं वो जाती हैं बाहर काम करती हैं, दे ऑल्सो अर्न। बट मैम, आज भी अगर हम जजमेंट्स देखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट बट वेरियस हाई कोर्ट्स, आई वोंट से द ऑल हाई कोर्ट्स, बट वेरियस हाई कोर्ट्स आज भी इस बात पे बिलीव करती है कि चाहे वाइफ कमाए या नहीं कमाए, डजंट मैटर, हस्बैंड हैज टू टेक केयर ऑफ द वाइफ एज वेल एज द सन और डॉटर। सो मैम, डोंट यू थिंक सो कि अब जब महिलाएं भी आगे निकल कर कुछ आगे जाके अगर अर्निंग कर रही हैं, तो क्यों लायबिलिटीज ओनली ऑन द हस्बैंड साइड? इजंट इट कि अगर वुमेन या वाइफ कमा रही है तो देयर इज नो रिस्पांसिबिलिटी कम्स फ्रॉम हस्बैंड साइड? व्हाट डू यू थिंक मैम? एक्चुअली नमन जी, मेरा ऐसा मानना है कि आप सही नहीं कह रहे हैं। मैट्रिमनी में जहां वाइफ वर्किंग नहीं है, यहाँ शी इज नॉट एजुकेटेड इनफ और शी इज नेवर वर्कड इन अ मैट्रिमनी, क्योंकि नमन जी ये आज भी महिलाएं हर फील्ड में हैं।
लेकिन एज अ क्लास अगर आप देखेंगे तो दीज आर इंडिविजुअल केसेस ऑफ एक्सीलेंस. As a whole, women have not been able to contribute in the manner that their capacity is, their aptitude is, their attitude is. और आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट यहाँ करना चाहूंगी कि ये जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं उन केसेस में ये होता है कि शादी के 5 साल बाद, शादी के 10 साल बाद, शादी के कुछ भी साल के बाद में जब केस आता है तो ये होता है कि महिला ने 10 साल तो परिवार का ध्यान रखा, बच्चों का ध्यान रखा. She became a mother, and even if she was earning before, she was expected to give up her profession, her job, to be a good mother, to take care of. कोई बीमार है, कुछ भी है, तो वो जिम्मेवारी महिला पे आती, क्योंकि the breadwinner is still considered to be the man. जहां पे महिलाएं काम कर रही हैं वहां पे भी बहुत कम फ्रैक्शन ऐसा है कि the woman is the main breadwinner of the family. लेकिन ऐसे केसेस में जहां women are earning, वहां मेंटेनेंस के केसेस में, एलिमनी के केसेस में, एटलीस्ट हिंदू लॉ के केसेस में, पर्सनल लॉ के केसेस में ये माना जा रहा है कि अगर महिलाएं अर्न कर रही है तो and if she is able to sustain her life, इसमें स्टैंडर्ड ये देखा जाता है कि if she is an estranged wife, she has been deserted by her husband or she has been treated with cruelty, so she is entitled to the same standard of living that she had in the matrimony. तो अगर वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पा रही है अपनी अर्निंग से, तो शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी मेंटेनेंस. इनफैक्ट अगर हस्बैंड अर्न नहीं करना है एंड शी इज अर्निंग, then the husband would be entitled to maintenance from the wife, because that is how the Hindu personal laws are interpreted by the court. बच्चों की जिम्मेदारी जो है वो दोनों स्पाउसेस पे मानी जाती है if they are both earning. लेकिन किस कैपेसिटी में अर्न कर रहे हैं? अगर हस्बैंड की तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना है और महिला कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है, कुछ कर रही है और 5,000 रुपए, 10,000 रुपए कमा रही है, तो आप ये स्टैटिस्टिक देखा जाता है कि 1 लाख वो कमा रहा है, 10,000 ये कमा रही है, तो कितना शॉर्टफॉल हो रहा है और उसके हिसाब से मेंटेनेंस दी जाती है कि व्हाट इज सफिशिएंट फॉर हर. यूजुअली छोटे बच्चे महिलाओं के पास, माओं के पास ही होते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी मेंटेनेंस जरूरी होती है. तो जहां पुरुष मेन ब्रेड विनर रहा है वहां पुरुष को मेन ब्रेड विनर माना जाता है. समाज में बदलाव आ रहा है, पर बदलाव आने में समय लगेगा. एज अ क्लास महिलाएं, कितने परिवारों को आप जानते हैं नमन जी जहां महिला इज द प्रिंसिपल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली? आप जरा अपने आसपास देखिए, और अगर आपके दिमाग में 100 लोगों की, 100 परिवारों की पृष्ठभूमि आती है, तो आप मुझे बताइए, अब जवाब दीजिए कि 100 या 50 लोग आप जो सोच पाते हैं, उनमें से कितने ऐसे परिवार हैं जहां महिला इज द प्रिंसिपल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली? मैम, आई वुड टोटली एग्री विथ यू, बिकॉज इफ यू सी मोस्टली घरों में आज भी ब्रेड अर्नर मेनली मैन ही है. सो लेकिन फिर भी आजकल नो डाउट ट्रेंड चेंज हुआ है और ऑनरेबल कोर्ट्स मेंटेनेंस देने से मना भी कर रही है अगर इफ द फीमेल इज द ब्रेड अर्नर मेनली. बट फिर भी क्योंकि पुरुष प्रधान समाज माना जाता है ऐसा यहाँ पे, तो वो मेंटेनेंस का है. बिल्कुल आपने सही कहा मैम. अब जब शादियों की बात होती है तो मैं एक NCRB जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसका एक डेटा पढ़ रहा था कि जब लास्ट ईयर अराउंड 39,000 केसेस रिपोर्ट हुए इस कंट्री में, उसमें से 10,000 से प्लस ऊपर जो रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो होते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज. यानी आज भी हर 4 में से 1 रेप से ऊपर जो एलिगेशन आता है वो यही आता है कि वी वर इन रिलेशनशिप फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स एंड देन बिकॉज थिंग्स डिडंट टर्न आउट, अल्टीमेटली द गर्ल फाइल्स अ केस ऑफ द रेप. No doubt, there are various judgments of Honorable Supreme Court of India which protects. But आपको लगता है मैम कि इसके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि आज भी मैक्सिमम केसेस इस ग्राउंड पे आ रहे हैं. What is your call on this, मैम? देखिए नमन जी, ये आपने आंकड़ा सही दिया, लेकिन 4 में से 1, मतलब 4 केस अभी भी एक्चुअल रेप के हो रहे हैं. माइनॉरिटी के लिए, जो समाज में माइनॉरिटी चीजें हैं, उसके लिए कानून नहीं बनता. कानून हमेशा जनरल क्लास के लिए बनता है और उसका एब्यूज रोकने के लिए कानून की व्यवस्था है. आपने खुद जो बताया कि सुप्रीम कोर्ट के और बाकी हाई कोर्ट्स के भी आज अब कोर्ट्स इस बात की स्ट्रॉन्ग कॉग्निजेंस ले रहे हैं कि जहां कंडक्ट ये शो करता है कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप थी, क्योंकि दे हैव बीन टुगेदर इन दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड अ लॉन्ग लिव इन रिलेशनशिप, या
ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां पे महिला को पता था कि पुरुष मैरिड है टू समबडी एल्स और द वुमन वाज मैरिड टू समबडी एल्स, देन शी इज नॉट ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज इट इज। देखिए, जब तक आईपीसी में प्रॉमिस टू मैरिज को भी रेप माना जाएगा, एक प्रॉमिस टू मैरिज पे सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी रेप माना जाता है, वो एक जब तक लेजिस्लेचर में चेंज नहीं होगा प्रॉमिस टू मैरिज पे रेप का, तब तक वो बदलाव कानून में नहीं आएगा। लेकिन जजमेंट्स का जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रांगली इस बात को कॉग्निजेंस लेते हुए है कि जहां कंसेंशुअल रिलेशनशिप कंडक्ट से शो हो रही है, उनकी रिलेशनशिप से शो हो रही है, क्योंकि इस कंसेंट का आप कोई आपके पास डायरेक्ट प्रूफ नहीं हो सकता कंसेंट का। इट्स अ वेरी प्राइवेट एक्ट दैट हैपेंस बिटवीन टू individuals, whether it is consensual or not, only those two individuals really know, but there are supervening and other circumstances which reflect the state of mind with regard to consent. तो ऐसे लिव इन रिलेशनशिप्स के केसेस को कोर्ट्स क्वॉशिंग की ही स्टेज पे क्वॉश कर रहे हैं। इन ऐसे केसेस में फटाफट बेल ली जाती है, एंटिसिपेटरी बेल ली जाती है, और जैसा मैंने आपको बताया, अगर गलत एफआईआर हुई है, पूरी तरह झूठी एफआईआर हुई है और आपके पास वो सर्कमस्टांसेस है ये दिखाने के लिए कि ये झूठी है, तो एक आपके पास एफआईआर होते ही एक अपॉर्चुनिटी होती है क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर की। सीधा आप हाई कोर्ट में एक पिटिशन लगा सकते हैं अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी फॉर क्वॉशिंग ऑफ दैट एफआईआर, बिकॉज देयर इज नो केस मेड आउट। फिर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे आप सारी चीज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये दे सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो उस इन्वेस्टिगेशन को सही तरह से करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। फिर उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद में अगर आईओ ने भी उसमें फाइनल रिपोर्ट दे दी और कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया है, तो उस कॉग्निजेंस को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर चार्जेस फ्रेम हो गए तो उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इसीलिए प्रोवाइड करी गई हैं कि फॉल्स केसेस जो हैं उनकी छटनी शुरू से ही होती रहे और वो आगे ना बढ़े। और आई थिंक एक बात और है, हम फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में रेप्यूटेशन और डिफेमेशन को बहुत सीरियसली लिया जाता है। वहां हमारे देश की तरह नहीं है कि आप किसी को भी गाली दे के और किसी को भी कुछ भी कह के चल सकता है, क्योंकि कितना अगले केसेस करेगा। बहुत कम केसेस हुए हैं जो डिफेमेशन के केसेस को परस्यू किया गया है और स्ट्रांगली परस्यू किया गया है। तो आई थिंक समय आ गया है कि एज कॉमन सिटीजन्स हम ये गलत जो केसेस हैं, फॉल्स केसेस हैं, इनको लेना बंद करें, इनके ऊपर स्ट्रांग एक्शन लिया जाए। क्योंकि जब जैसे मैंने आपको बताया, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने एक भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस हैंडल ही नहीं किया, और मैंने बहुत वैरायटी के केसेस हैंडल किए नमन जी, क्योंकि मेरी कानून की पढ़ाई करते ही सीधा कोर्ट आ गई और मैंने अपनी वर्किंग लाइफ में लिटिगेशन के अलावा कुछ नहीं किया है, खाली लिटिगेशन किया है। इतनी वैरायटी ऑफ केसेस मैंने देखे हैं, मेरे हैंडल किए हैं। अगर खुद नहीं हैंडल किए तो कोर्टों में एक्सपीरियंस किए हैं, उनके जजमेंट्स पढ़े। लेकिन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मैंने कोई केस नहीं देखा, कोई जजमेंट नहीं पढ़ा कि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में पनिश किया गया हो उसको, क्योंकि एनर्जी बहुत लगती है इन केसेस में। पर अब समय आ गया है कि हम अपनी रेपुटेशन, अपनी डिग्निटी को स्ट्रांगली लें और फॉल्स केसेस को निप इन द बड करें। इसका सॉल्यूशन देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ में कंसेप्ट होता है मिसचिफ रूल। मिसचिफ रूल, ये जब कानून बनता है तो ये लगाते हैं कि कानून किस लिए बन रहा है। कानून की इंटरप्रिटेशन में भी ये इसको टूल माना जाता है। तो मिसचिफ मतलब बदमाशी। तो क्या बदमाशी थी जिसको कर्ब करने के लिए कानून लाया गया? ये इंटरप्रिटेशन जब कानून का होता है तो काम आता है, और कोर्ट इस बात पे एग्जामिन करने की कोशिश करता है कि व्हाट वाज द मिसचिफ व्हिच वाज सॉट टू बी कर्ब्ड बाय ब्रिंगिंग द लॉ। अब हम अगर कानूनों में बदलाव की बात कर रहे हैं तो हम किस मिसचिफ को दूर करने के लिए? मिसचिफ क्या है? एब्यूज ऑफ द लॉज। एब्यूज ऑफ द लॉज कैनॉट बी अ ग्राउंड फॉर डूइंग अवे विद द लॉज। Abuse of the laws require us to make our existing system so robust that false cases are scrutinized and thrown out at the earliest levels in the system. That is going to bring the real solution. The change in laws is not going to bring the real solution, because we still need, the vast majority of this country still needs women specific laws. Women still need the protection of these laws to really contribute as one half of the population of this country. So, मैम, एज यू से, जो आपने डिस्कस किया डिफेमेशन के बारे में, जो आपने हमको बताया कि जो रिसेंटली केसेस अब आजकल होने लगे हैं, अगर आपने एमजे अकबर जी का केस देखा हो रिसेंटली जो डिफेमेशन पे चल रहा है, तो ये सब अराइज हुआ था मी टू कैंपेन से।
और मी टू कैंपेन में एक जो मुझे दिक्कत लगी थी वो थी डिले की. नो डाउट एज द जजमेंट्स ऑफ दिस कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री सेज कि इस मामले में डिले जस्टिफाइड है बिकॉज अ वुमेन कांट कम इजीली एंड अपनी बातों को नहीं रख सकती. बट क्या 20-20 साल तक वेट करना, बिकॉज देयर वर मेनी केसेस इन मी टू कैंपेन्स जहां 20 साल बाद एलिगेशन लगाए जा रहे हैं. क्या डिले को या ये जो लिमिटेशन होती है, नो डाउट देयर इज नो लिमिटेशन एज सच, बट क्या इसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए, या आपको लगता है कि 20 साल बाद इस तरीके से एलिगेशन लगाना, किसी की सोशल रेपुटेशन को हार्म करना किस हद तक जस्टिफाइड है? एक तो मैं जब डिफेमेशन की बात कर रही थी तो मैं अरुण जेटली जी ने जो केजरीवाल जी पे जो केस किया था उसकी बात कर रही थी, क्योंकि दैट वाज वेरी हॉटली कंटेस्टेड. अल्टीमेटली खैर वो सब अपॉलॉजी से एंड हो गया, बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी टेक दो स्टेप्स. एमजे अकबर जी वाला भी चल ही रहा है, आपने सही कहा. मी टू कैंपेन देखिए, मी टू कैंपेन हिंदुस्तान स्पेसिफिक नहीं थी. मी टू कैंपेन हिंदुस्तान में शुरू ही नहीं थी. इसका ओरिजिन उन डेवलप्ड कंट्रीज में था जहां कानून व्यवस्था रोबस्ट है, जहां कानूनों का एब्यूज आसान नहीं है, क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग है कानून व्यवस्था. पॉपुलेशंस कम है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज ज्यादा हैं, जुडिशियल रिसोर्सेज ज्यादा हैं, और रेपुटेशन को भी बहुत स्ट्रांगली लिया जाता है. तो बहुत और हमारी तरह नहीं है कि नाम मात्र का कॉम्पनसेशन या फाइन लग जाएगा. फॉरेन कंट्रीज में, खास करके डेवलप्ड कंट्रीज में जहां डिफेमेशन के केसेस होते हैं, देयर द अमाउंट रन्स इनटू millions and millions of dollars or whatever is the currency of that country. So it really pinches. It is not कि 10,000 रुपए लगा दिए और 50,000 रुपए लगा दिए, which is not a very big amount when you compare it to the reputation. But उन देशों से मीटू का कैंपेन शुरू हुआ. देखिए, मीटू का कैंपेन को आप पूरी तरह नलिफाई करें, ये मेरी राय बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये बात सही है कि ऐसे केसेस में जहां पे महिलाओं का शोषण, सेक्सुअल हैरेसमेंट या एब्यूज उन लोगों के द्वारा होता है जो उनसे इन अ पोजीशन ऑफ पावर, इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, इन अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वहां पे आसान नहीं होता आपके बॉसेस और आपके सुपीरियर्स और जो आपको घर में आपका ध्यान रख रहे हैं, जहां रक्षक भक्षक बन जाते हैं, जहां पे प्रोटेक्टर्स प्रेडेटर्स बन जाते हैं. ऐसे केसेस में उसका कंप्लेंट कर पाना आसान बात नहीं होती है. इसलिए ये मीटू कैंपेन की इंपॉर्टेंस ये थी कि बहुत सारी महिलाएं अपनी कहानी कहें, अपनी बात को कहें, ताकि ये देखिए, एक दशक से पहले, आज हम ये इस डिबेट पे आ गए हैं, लेकिन एक दशक से पहले जो महिलाएं सेक्सुअल ऑफेंसेस के कंप्लेंट्स करती थी, उनको खुद को कैरेक्टरलेस माना जाता था, उनका खुद का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता था, उनके खुद के कैरेक्टर पे लांछन लगाए जाते थे और उंगलियां उठाई जाती थी. और कानूनी व्यवस्था में भी, मतलब इट यूज्ड टू बी, सुप्रीम कोर्ट ने ये फ्रेज यूज किया था कि the justice delivery system sometimes becomes so onerous on these victims that it adds insult to the injury. कि इंजरी तो हो चुकी है सेक्सुअल अब्यूज में, लेकिन आप जब उसका जस्टिस मांगने के लिए आई हैं, तो आपको आपके घावों पे नमक मला जा रहा है. इट इज एडिंग इंसल्ट टू योर इंजरी. इस बैकग्राउंड में समझिए कि मीटू का कैंपेन इंपॉर्टेंट कैंपेन था, क्योंकि कई ऐसे चेहरे थे, कई ऐसे लोग थे जिनकी सोशल रेपुटेशन, जिनकी प्रोफेशनल रेपुटेशन बहुत हाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी प्रोफेशनल और सोशल रेपुटेशन, नेशनल रेपुटेशन के बावजूद, और आपको ध्यान होगा, मैं आपको याद दिला रही हूँ, मैं आपको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे इसीलिए ले जा रही हूँ कि एज मच एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो यूएन के हेड थे, उन पे भी एलिगेशन लगा था और वो उनको अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ा था. चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हो, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो और भी बड़ी पोजीशंस में हो, sexual abuse in workplace is a reality which comes from the unequal power relationship. लेकिन खाली एलिगेशन लगा देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, and that really amounts to nothing apart from character assassination. If you don't follow it up, if you want to, but it is important to tell your story so that more and more women know that we can also tell the story. मतलब एक महिला को बात उठाने में
मुश्किल होती है, लेकिन कई सारी महिलाएं अगर आवाज उठाती हैं तो उनको लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं इसमें, तो एक स्ट्रेंथ मिलती है इस तरह के ऑफेंसेस में, जो दुनिया भर में ये स्ट्रेंथ देखी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खाली इस एलिगेशन को लगाने से कोई ऑफेंस मान लिया जाएगा और कन्विक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन केसेस को भी प्रूव करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू you have to prove these cases in the court of law. You can't just shoot and scoot, जो आज का ट्रेंड बन गया है कि shoot and scoot, just run away. No, that is not the case. That can happen. That has unfortunately become the trend because of no accountability in social media, because of no accountability. But as soon as we start asking for accountability of people, then we will see these trends going down very very quickly. मैम then now we'll go for the last session, इस तरफ हम पढ़ेंगे अब। मैम एक सवाल ये उठता है कई लोगों का कॉम्प्रोमाइज के ऊपर लेकर। देयर आर टू डायमेंशंस ऑफ इट मैम। एक डायमेंशन ये कहती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ज्ञान सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब सेज कि इन सीरियस ऑफेंसेस कॉम्प्रोमाइज कैन नॉट बी डन, लाइक 376 और आईपीसी। बट देयर आर सम जजमेंट्स आल्सो ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। और एक और व्यू आता है कि जब अगर दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है, या फॉर एग्जांपल एज आई सेड कि मोस्टली केसेस लगते हैं फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे, अगर बाद में दोनों ने शादी कर ली है, तो अब उस 376 केस को ले जाने का क्या फायदा जब वो आगे जाके जो प्रोसिक्यूटर से वो हॉस्टाइल हो जाए। तो मैम दोनों डायमेंशंस उभर के आते हैं। अब क्या डायमेंशंस पे आपको लगता है होना चाहिए, क्या कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाना चाहिए या फिर नहीं, वो पूरी ट्रायल होना चाहिए? और अगर हम पूरी ट्रायल ले जाएंगे तो इट वुड बी अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, वही अगेन वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। व्हाट इज योर कॉल ऑन इट? नमन जी, ये भी एक बड़ा टाइट रोप पे चलने जैसा सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशंस आती हैं। एक तो आपको ध्यान होगा ही कि एक पूरा चैप्टर सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग पे जोड़ा गया। वो पूरा चैप्टर प्ली बार्गेनिंग अदरवाइज कंसेप्ट हिंदुस्तान में नहीं था। प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में ही हमने देखा है, या फिर अलग फॉर्म में शरिया लॉ कंट्रीज में देखा है, ब्लड मनी। प्ली बार्गेनिंग का ये है कि आप अपनी प्ली को बार्गेन कर सकते हैं, पर उसका क्लियर पैरामीटर लगा है। वो उसी स्टेज पे हो सकती है जब केसेस इनिशियल स्टेज पे हो, जब इन्वेस्टिगेशन हो या फिर चार्जेस फ्रेम हुए हो या अंडर ट्रायल हो। और उसमें भी स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं जिनको प्ली बार्गेन करके और आप उन मैटर्स को स्टेज पे खत्म कर सकते हैं कि आप बार्गेन कर लें प्ली और एक कॉम्प्रोमाइज को करके और खत्म कर दें। लेकिन इसका हीनियस ऑफेंसेस को, सीरियस ऑफेंसेस को इससे बाहर रखने का कारण यह है कि सीरियस ऑफेंसेस समाज के अगेंस्ट में माने जाते हैं। सीरियस ऑफेंसेस ये नहीं माने जाते कि खाली पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में। वो ऐसा माना जाता है कि दीज सीरियस ऑफेंसेस आर ऑफेंसेस अगेंस्ट द होल ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट द होल सोसाइटी। इसीलिए क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूशन, कुछ डिफेमेशन और इस तरह के ऑफेंसेस को छोड़ के प्रोसिक्यूशन इज ऑलवेज डन बाय द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट। तो हीनियस ऑफेंसेस को छोड़ने का कारण ये है। अब रेप के केसेस में आप सही कह रहे हैं, इस तरह के कई केसेस कोर्ट के सामने आते हैं कि इनिशियली एफआईआर होती है और उसके बाद में राजीनामा हो जाता है। कई बार उनकी विक्टिम और एक्यूज की शादी तक हो जाती है। आप सही कह रहे हैं, ऐसे काफी केसेस मैंने भी देखे हैं। लेकिन सीआरपीसी का जो मैकेनिज्म है उसको तोड़ के और इन केसेस का कॉम्प्रोमाइज इजीली अलाउ कर देना सही नहीं होगा, क्योंकि वो व्यवस्था को कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है। लेकिन आपने साथ में सही ये भी खुद ही बता दिया कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, वो टू डू कंप्लीट जस्टिस। अब हाई कोर्ट का पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस सेक्शन 482 में आता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो कंप्लीट जस्टिस का पावर है वो संविधान में आता है कि सुप्रीम कोर्ट को पूरी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए चाहे जो ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो इन चीजों को लोअर कोर्ट और लोअर जुडिशरी के उस पे छोड़ देना, क्योंकि अदरवाइज प्ली बार्गेनिंग, कॉम्प्रोमाइज, छोटे ऑफेंसेस में ये सब तो लोअर जुडिशरी ही कर सकती है। तो इसलिए उनको इसकी करेक्ट स्क्रूटिनी होना कि वास्तव में ये हुआ है, और अगर ये जेन्युइन केस है, जेन्युइन बात है, तो कोर्ट्स इसमें इस कॉम्प्रोमाइज को तवज्जो दे रही हैं, लेकिन इजीली नहीं दे रही हैं। और ये खाली हाई स्क्रूटिनी पे खाली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ही इस पावर को एक्सरसाइज कर रही हैं, जो मेरे हिसाब से सही है। नमन जी। जी मैम। सो मैम, व्हाट आर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स? आप कहाँ देखती हैं कि फ्यूचर में क्या ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली हैं, या आपको लगता है कि समय के साथ जैसे हमारी कोर्ट्स एक्टिव हो रही है, जैसे आजकल ऑनरेबल हाई कोर्ट्स
कॉस्ट इम्पोज करने लगी हैं, या क्या पता आने वाले टाइम में डिफेमेशन या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस लगने लग जाएं, तो आपको लगता है फ्यूचर में ये प्रॉब्लम कम होगी या बढ़ेगी? व्हाट आर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन इट मैम? नमन जी, हम एक डेवलपिंग डेमोक्रेसी है। हमारी इलेक्टोरेट जैसे जैसे ज्यादा अवेयर होती जाएगी, सिटीजनरी जैसे जैसे एज अ होल सिटीजनरी जैसे जैसे ज्यादा अवेयर होती जाएगी, ज्यादा कॉन्शियस होती जाएगी, नॉट ओनली अबाउट इट्स राइट्स बट अबाउट इट्स ड्यूटीज ऑल्सो। क्योंकि राइट्स की अवेयरनेस तो बहुत हो रही है आज, पर कहीं ना कहीं हम ड्यूटीज को पीछे छोड़ रहे हैं। और हमें यह समझना चाहिए कि राइट्स डोंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड टुगेदर। अगर हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे तभी हमारे को सिटीजन्स को उनके अधिकार मिलेंगे, और सिमिलरली हमें अपने राइट तभी मिलेंगे जब हमारे को सिटीजन्स अपनी ड्यूटी को निभाएंगे। और मेरा स्ट्रांगली नमन जी ऐसा मानना है कि चाहे नेचर में, चाहे कानूनों में, चाहे समाज में, चाहे परिवारों में, जहां जहां बैलेंस जो एक इक्विलिब्रियम होता है, जहां जहां वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है, सिस्टम अपने आप तरीका ढूंढता है उस बैलेंस को वापस बनाने का। क्योंकि बैलेंस पे ही अल्टीमेटली, और मतलब ये एक फिलोसॉफिकल बात भी मान सकते हैं आप, क्योंकि मैं इसको खाली कानूनों से नहीं जोड़ती, ये मैं इसको नेचर से, समाज से, परिवार से, सब चीज से जोड़ के कहती हूँ। और मेरे हिसाब से जिस तरह का डेवलपमेंट हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री ने किया है, जितने रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और इथोस हैं, आई हैव नो डाउट इन माई माइंड कि हम सही स्टेप्स पे ज्यादा चलेंगे। कुछ गलत स्टेप्स, जिंदगी है, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर चीज जो जिसमें खामी हो, हर चीज जिसमें गलती हो, उसको हटा दें। इंसान है, गलतियां तो करेंगे ही, लेकिन गलतियां कम से कम हो और पॉजिटिव स्टेप्स ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसा हम सबको कोशिश करनी चाहिए। अपने परिवार से कोशिश चालू होनी चाहिए। ये कोशिश हम खाली देश पे, राजनेताओं पे, पॉलिटिशियंस पे या द कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे या जजेस पे, उन पे नहीं छोड़ सकते। दिस इज अ फार सीरियस इशू टू बी लेफ्ट ऑन देम अलोन। दिस एंड दे कांट डू एनीथिंग अलोन। लेट मी से वेरी स्ट्रांगली, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट रियल चेंज, generational change and transformational change will only happen when we start from our families, with our sons and our daughters, with our mothers and our fathers, with our brothers and our sisters. So I'm very hopeful. I am an eternal optimist. I feel that we have very good future. And वो एक कहावत भी है ना कि कानून के यहाँ देर भले ही हो, अंधेर नहीं है। और मैंने बहुत स्ट्रांगली, बहुत क्लोजली लिटिगेशन के सिस्टम को देखा है, उसमें काम किया है, सब तरह के केसेस देखे हैं, प्राइवेट साइड में बहुत किए, और अब हिंदुस्तान के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हुए और यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल होते हुए मैंने स्टेट की साइड से भी देखा। तो मेरा स्ट्रांगली ऐसा मानना है कि अल्टीमेटली जस्टिस प्रिवेल्स। इट टेक्स टाइम इन आवर सिस्टम, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, इट टेस्ट्स योर पेशेंस, बट अल्टीमेटली जस्टिस प्रिवेल्स। Definitely, ma'am, justice will prevail, as you said, and thank you so much for giving your valuable time. We do understand कि आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, पर आपने आज हमारे लोगों के लिए समय निकाला। और इससे बड़ी क्या बात है कि हमने जो शुरुआत की है सीरीज़ की, वो हमारे जोधपुर से जय जनवी मैम के साथ किया है। तो ये हमारा फॉर्च्यून था कि मैम हमने आपके साथ आज डिस्कशन किया, और आज आपके विचार हमारे दर्शकों तक पहुँचेंगे। हमें ज़रूर पूरी आशा है कि उन लोगों तक एक सही राह, एक सही ओपिनियन पहुँची होगी। और आपने सही कहा, नॉट ओनली जनता को बल्कि वकीलों को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है, और हम इस तरह से इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्यूशन इसका ला सकते हैं। एक गुजारिश मैम आपसे जाने से पहले जरूर रहेगी कि लोगों का हमें काफ़ी आता है कि मैम से हमें किसी न किसी टॉपिक पे उनका सुनने का मन होता है, तो हम यही चाहेंगे कि आगे भी आप इस तरह हमें अपना कीमती समय निकाल कर देते रहें और इस चैनल पे आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अगेन कि आप आए और आपने हमको मार्गदर्शित किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पूरा प्रिविलेज मेरा था। पहली बात तो इतना अच्छा पॉजिटिव एक आप कर रहे हैं स्टेप, तो उसमें मैं किसी भी तरह से अपना योगदान दे पाऊं, अपने थॉट्स को व्यक्त कर पाऊं, ये आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और जोधपुर की जो जगह मेरे दिल में है, मेरे जीवन में है, वो एक मैं 25 साल से दिल्ली में हूँ, लेकिन आज भी कोई मुझे पूछता है कि आप कहाँ के हो, तो मैं यही कहती हूँ कि आई ओनली वर्क इन दिल्ली, आई एम फ्रॉम जोधपुर, दैट इज माय होम टाउन।
तो मारवाड़ की पृष्ठभूमि पे कभी भी आप मुझे बुलाएंगे, मेरा कोई भी योगदान हो, मैं तन मन धन से पूरी तरह आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नमन जी, बहुत बहुत मजा आया, एंगेजिंग एंड फ्रूटफुल डिस्कशन। सेम हियर मैम, आज आपसे इतना अच्छा मुझे गाइडेंस मिला मैम, एंड आई विल डेफिनेटली लाइक टू मीट यू वेरी सून मैम, जब भी आप जोधपुर पधारें। I would love that too also. थैंक यू मैम, थैंक यू।